नमस्कारम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? ऑल इज वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मतलब क्या है? हमने जो भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो रेशियोज हमने पढ़े हैं, क्या-क्या पढ़े हैं? जैसे आपने पढ़ा है साइन, राइट? आपने पढ़ा है कॉस, राइट? आपने पढ़ा है टैन और इनके रेसिप्रोकल्स, राइट? जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा था आपने? कॉसेक पढ़ा था, राइट? कॉस का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा था आपने? सेक पढ़ा था और टैन का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा था? कॉट पढ़ा था। तो ये जो भी रेशियोज हमने अभी तक पढ़े हैं, राइट? तो इनको हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, राइट? हाउ दे कैन बी हेल्पफुल टू अस, राइट? So this is what we are going to study in this chapter. Okay friends, so let's continue. सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आप अभी एक कुतुब मीनार के ऊपर बैठे हैं, ठीक है? या फिर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर बैठा है, ठीक है? और आप मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड पर ऐसे खड़े हैं, राइट? यहाँ पर आप खड़े हैं, ये ग्राउंड लेवल पे, ठीक है? तो अभी क्या है कि आप नॉर्मली जब कुतुब मीनार की तरफ देखोगे, अब यहाँ कुतुब मीनार बोलने का मतलब सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टॉल बिल्डिंग है, ठीक है? उसके ऊपर आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है? और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड पे, ठीक है? सो आप क्या है एक ऑब्जर्वर हैं, राइट? तो नॉर्मली नॉर्मली जब आप इस मीनार की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो ये जो है ना दिस इज द लाइन अक्रॉस व्हिच यू आर गोइंग टू सी, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ साइट। ये आपका लाइन ऑफ साइट रहने वाला है, ठीक है? पर अचानक से क्या होता है, ये जो ऊपर आपका फ्रेंड बैठा है, उसने आपको आवाज दिया, राइट? तो आपकी आंखें जो है ना, ये कुछ ऐसे देखने लगेंगी, राइट? पहले क्या था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रही थी, राइट? तो दिस वाज योर हॉरिजॉन्टल विजन और दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। लेकिन जैसे ही आपके फ्रेंड ऊपर से आवाज दिया, तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है ना, वो कुछ ऐसा हो गया। नाउ दिस हैज बिकम योर लाइन ऑफ साइट। नाउ दिस हैज बिकम योर लाइन ऑफ साइट। आर यू गेटिंग? तो पहले आप कैसे देख रहे थे? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, राइट? ये आपका लाइन ऑफ साइट था पहले। और अब जब आवाज दी आपके फ्रेंड ने, तो आपका लाइन ऑफ साइट ये हो गया। इज दिस क्लियर फ्रेंड? तो देखिए, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में कितने एंगल से, राइट? कितने एंगल से आप अपने लाइन ऑफ साइट को आपने एलिवेट किया, यानी ऊपर किया। एलिवेट मीन्स ऊपर किया, राइट? देखिए फिर से, आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहले देख रहे थे, लाइक जब कोई आवाज नहीं दे रहा था आपको। सो दिस वाज योर हॉरिजॉन्टल विजन, नॉर्मल विजन। आपके फ्रेंड ने जब आवाज दी, तो आपकी आंखों ने ऐसा कुछ देखा, राइट? मतलब बिल्कुल ये आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये लाइन ऑफ साइट अभी जो है, राइट, ये पहले कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में इतने एंगल से एलिवेट हो गया, राइट? सो ये जो एंगल है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम नॉर्मल फिगर में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, ये हाइट जो मीनार की है, ठीक है ना? या बिल्डिंग की है, किसी भी चीज़ की है। तो ये हाइट को हमने रिप्रेज़ेंट किया है किससे? सीडी से। दिस सीडी रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द टावर बोल सकते हो, मीनार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, राइट? और ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर, राइट? ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, मतलब यू आर द ऑब्जर्वर। तो पहले क्या था? दिस वाज़ द लाइन ऑफ विज़न। ये आपका लाइन ऑफ साइट था पहले, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, ठीक है? लेकिन आपके फ्रेंड ने या किसी ने आवाज़ दिया ऊपर से, बिल्डिंग से, मीनार से या कहीं से भी, तो ये बिकम्स योर लाइन ऑफ साइट। दिस बिकम्स योर लाइन ऑफ साइट। मतलब आपने अब उस चीज़ को ऐसे देखने लगे, राइट? इस तरीके से देखा एंड दिस बिकम्स योर लाइन ऑफ साइट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में दिस इज द एंगल विथ व्हिच यू गॉट एलिवेटेड, मतलब योर लाइन ऑफ साइट गॉट एलिवेटेड। यानी लाइन ऑफ साइट पहले जो हॉरिजॉन्टल था, वो अब इतने एंगल से, इसको आप थीटा बोल सकते हो, राइट? इतने एंगल से क्या हो गया? एलिवेट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए, क्या है ना कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर जो है ना, उसकी कुछ हाइट ली हुई है, जो कि ए ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ए ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ए ई मतलब यहाँ पर बी डी के इक्वल है, ठीक है? बट नॉर्मली हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है? चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, लाइक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस वाज़ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना? टॉप ऑफ द बिल्डिंग को आप देख रहे थे, या फिर ऑब्जर्वर है, कोई भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है? जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जेक्ट एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। होपफुली समझ में आ गया। हाँ, मतलब हमेशा नहीं, मतलब कोई कोई क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा कि हमें ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही लेने वाले हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा गाइस।
तो चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का मतलब ये नहीं समझना कि मतलब मैं बहुत डिप्रेस हो गया, मैं बहुत उदास हो गया, ये वो डिप्रेशन की बात नहीं चल रही है। तो क्या बात चल रही है, चलिए देखते हैं। ये आपको एक जैसे एक हवेली टाइप का दिख रहा है या फिर महल दिख रहा है, राइट? और ये मान लीजिए महारानी जी हैं, ठीक है ना? तो महारानी जी जो है अभी क्या है अपने फर्स्ट फ्लोर पे मतलब खड़ी हैं, ठीक है? और वो जब ऐसे नॉर्मली खड़ी रहेंगी तो क्या होगा, दिस विल बी हर लाइन ऑफ साइट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल विजन हो गया, ध्यान से समझिएगा। ये इनका हो गया हॉरिजॉन्टल विजन, नॉर्मली जब वो देखेंगे। पर अचानक क्या है, इधर से महाराज यहाँ पे आते हैं, राइट? ये ऑब्जेक्ट जो है महाराज की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, और महाराज ने उनको आवाज दिया। तो महाराज ने जब उनको आवाज दिया तो क्या करेंगी वो, ये जो उनका लाइन ऑफ साइट था वो अब ये उनका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। दिस विल बिकम हर लाइन ऑफ साइट, यानी इस लाइन के अलोंग वो अब देखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से देखिए, जब महाराज जी यहाँ अवेलेबल नहीं थे तो फिर ये महारानी जो है बिल्कुल ऐसे नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख रही थी, राइट? लेकिन अचानक से इन्होंने आवाज दिया तो उनकी जो आईज है, ठीक है ना, वो कुछ इस लाइन के अलोंग देखना स्टार्ट कर दिया महाराज जी को, ठीक है? नाउ दिस बिकम्स हर लाइन ऑफ साइट। पहले क्या था, दिस वाज हर लाइन ऑफ साइट। तो कितने एंगल से, देखिए पहले ये हॉरिजॉन्टल था, यानी इतने एंगल से उनका लाइन ऑफ साइट जो है ना डिप्रेस हो गया, यानी नीचे की तरफ आ गया। तो ये नीचे की तरफ आ गया, इसीलिए हम इसको डिप्रेशन बोलते हैं, और ना कि वो दुख वाला डिप्रेशन। सो इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? सो ये जो एंगल है ना, एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन का, वो यही है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग पहले जो था, अब लाइन ऑफ साइट अभी जो है वो कितना नीचे आ गया, कितना डिप्रेस हो गया। दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एनी प्रॉब्लम? एक और चीज बता दूं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट? और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। सो डोंट यू थिंक बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर? और ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, नाउ दिस इज लाइक अ ट्रांसवर्सल, राइट? तो अगर आपने अपने जूनियर क्लासेस में इंक्लूडिंग नाइन्थ में देखा होगा कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट? मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, मतलब ये 45 है तो फिर ये भी 45 हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। बिकॉज क्या होगा, क्वेश्चन में डेफिनेशन तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल फॉर्मेशन करनी है हमेशा, ठीक है ना? और उस ट्रायंगल के अंदर वो एंगल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा उसको हम इसमें अंदर की तरफ लिख सकते हैं, और बाद में फिर अपना हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने एंगल से हॉरिजॉन्टल लाइन की कंपैरिजन में कितने एंगल से उनका जो नया लाइन ऑफ साइट है वो डिप्रेस हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस चैप्टर में क्या है कि आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है ना? बिकॉज ये पूरा खेल जो है फिगर का ही है, और सारे के सारे फिगर में हमें क्या मिलने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल मिलने वाला है। आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में जो भी रेशियोज पढ़े थे वो आपको पता होना चाहिए। हमें हर एक क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी है। इज क्लियर? मतलब ये मान लीजिए आपका राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री जो है बी पे है। तो देखिए, और ये मान लीजिए मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, हालांकि ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं ये एंगल देख रहा हूँ तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये जो साइड है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ऑपोजिट भी बोलते हैं। बिकॉज दिस साइड जो है ना दिस इज ऑपोजिट टू दिस एंगल, इसलिए इसको आप ऑपोजिट भी बोल सकते हो और इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब इसी एंगल के रेस्पेक्ट पे ये जो साइड है ना, ये साइड क्या होगा? कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, राइट? और कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग? क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्यों? बिकॉज दिस इज द साइड विच इज एडजेसेंट टू दिस एंगल। इस साइड, ये साइड जो है ना इस एंगल का एडजेसेंट साइड है, इसलिए हम इसको एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे है इससे। और परपेंडिकुलर और अपोजिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड है ये। इज दिस क्लियर? उसी तरीके से ये एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, एडजेसेंट साइड है, इसलिए हम इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं। और ये तो भाई सबके सब चाहे कोई भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये तो बच्चों बच्चों को पता होगा आज के डेट में, ठीक है? ओके। तो हमने अपने जूनियर क्लासेस में इंक्लूडिंग नाइन्थ क्या पढ़ा है, जो रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोई भी थीटा का कोई भी एंगल का साइन क्या होता है? साइन इज
अब देखिए इसको हम अलग अलग तरीके से, क्योंकि कुछ लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, कुछ लोग बेस बोलेंगे, कुछ लोग इसको ऑपोजिट बोलेंगे और कुछ लोग इसको एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। और उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ एनी थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका कॉस, कोसाइन क्या होगा, कॉस क्या होगा? एडजेसेंट, राइट, अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की जगह मैं लिख रहा हूँ ए, और हाइपोटेन्यूज की जगह एच लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से tan थीटा क्या होगा? tan थीटा जो होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और ये तो हो गया ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के टर्म में, ठीक है। वही अगर कुछ लोग हैं, इसको कैसे बोलेंगे? ये देखिए, इसका एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। ये बचपन से, सदियों से ये एक मतलब मंत्र चलता आ रहा है। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब शायद ही इंडिया में ऐसा कोई होगा जो ये चीज नहीं जानता होगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और चूंकि है भी आसान मंत्र की तरह तो लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए ये भी एक तरीका याद करने का। पी अपॉन एच, ये हो गया बी अपॉन एच, और ये हो गया पी अपॉन बी। कहने का मतलब क्या है? ये जो पी अपॉन एच जो होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है साइन। ये होता है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा इज पी अपॉन एच। उसी तरीके से बी अपॉन एच क्या होगा? बी अपॉन एच का मतलब हो गया ये कॉस थीटा, राइट। और पी अपॉन बी क्या हो गया? ये हो गया tan थीटा। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे इसको आप याद कर सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपको लिखना है इस तरीके से। लेकिन इसमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ भी क्या मिल रहा था? परपेंडिकुलर की जगह ऑपोजिट मिल रहा था अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर और अपोजिट एक ही चीज है। तो यहाँ मिला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ऑल्सो। So that's why perpendicular upon hypotenuse। उसी तरीके से ये क्या है? cos थीटा। cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी b अपॉन h। उसी तरीके से इस तरीके में हमें क्या मिला था? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। चाहे आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रखो, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रखो, वैसे ही आपकी इच्छा। tan थीटा क्या होता है भाई? tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं। इसीलिए ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दो तरीके हैं। इसको भी एक सिंपल मतलब कि थोड़ा फनी वे में याद कर सकते हो। क्या? जैसे ये कैसे याद किया आपने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन देखो इसमें मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब दो रो में हमने लिख दिया। लेकिन अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो मतलब मेरा ही फाइंड किया हुआ है। ओह, आह, वाह। क्या? ओह, ओह मतलब ओ अपॉन एच। आह, आह मतलब ए अपॉन एच। एंड ओ आ मतलब ओ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ओ ए, ओ अपॉन ए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ओह, आह, ओ आ। ओ मतलब ओ अपॉन एच, आह मतलब ए अपॉन एच, एंड ओ आ मतलब ओ अपॉन ए। इट इज क्लियर। सिमिलरली साइन, कॉस एंड टैन ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, आप जैसे भी याद करो। नहीं तो फिर पंडित बद्री प्रसाद, लेकिन हॉरिजॉन्टल में जाना है। देखो इसमें मैं वर्टिकल में गया था। ओ, आह, हुआ, ये वर्टिकल हो गया। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका हॉरिजॉन्टल तरीके से हो गया। तो भाई आपको जैसे भी याद करना हो बस याद कर लो, जिस तरीके से भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज इसका हम यूज करने वाले हैं। ये अगर आपको नहीं आएगा ना, तो फिर आपको सम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी नीड टू नो, जो कि आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। ये सब क्या, एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, सब पहले से पता होना चाहिए। क्या? देखिए, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमने पढ़े हैं अपने जूनियर क्लासेस में, क्या क्या स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं पता है ना आपको? 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के आपके वैल्यू जितने भी रेशियोज हैं, सबका पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? साइन। सबसे पहले क्या है? साइन। तो साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो इज जीरो, राइट। साइन 30 क्या होता है? 1/2। इट्स क्लियर। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। एंड साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। एटलीस्ट अगर आपको साइन का पता है ना, तो बाकी सब आप अपने आप ढूंढ सकते हो। उसका भी एक ट्रिक है। कैसे? देखिए, एटलीस्ट हाँ, साइन का पता होना चाहिए। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2,
साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 एंड साइन 90 1। ठीक है, ये पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, अब अगला क्या है, रेशियो कॉस। कॉस के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको बस उल्टा कर दीजिए। मतलब कि ये जो साइन का वैल्यू है ना, इसको 180 डिग्री से आप रोटेट कर दीजिए। मतलब क्या है कि साइन 90 जो था वो कॉस 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और ये साइन 60 की जो वैल्यू थी वो कॉस 30 हो जाएगी, यानी कि इट विल बी रूट 3 अपॉन 2। और 45 जो है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 ही रहेगा। और कॉस 60 जो है ना वो साइन 30 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और कॉस 90 जो है वो इसके 0 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अगर मुझे साइन का वैल्यू पता है तो मैंने कॉस के लिए क्या किया, खाली इसको 180 से रोटेट कर दिया। तो ये जो 0 था स्टार्टिंग में वो एंड में आ गया, और इसमें जो एंड में था वो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया। अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर और कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, टैन। तो टैन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे ये पता है कि साइन टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अगर मुझे कोई बोले कि भाई साइन टैन जीरो क्या होगा, तो टैन जीरो इज नथिंग बट साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो कितना है, जीरो, एंड कॉस जीरो कितना है, 1। तो जीरो अपॉन 1 इज गोइंग टू बी जीरो। ये सब ट्रिक पहले आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी ने मुझे बोला कि tan 30 क्या होगा भाई, tan 30 विल बी sin 30 अपॉन cos 30, राइट। यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको tan 30 का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन रूट थ्री। इज दिस क्लियर। उसी तरीके से tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 विल बी sin 45 अपॉन cos 45, यानी 1 अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट टू, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरीके से tan 60 क्या हो जाएगा, तो sin 60 अपॉन cos 60, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा रूट थ्री। और tan 90 क्या होता है भाई, साइन 90 अपॉन कॉस 90, यानी कि 1 अपॉन जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज टिल नाउ नॉट डिफाइंड, यानी उसका वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल्स। तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। अच्छा चलो कर ही देता हूँ। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। tan का ये ध्यान, अब ये तो याद रखना पड़ेगा कि कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट क्या होता है, कॉट इज नथिंग बट 1 अपॉन tan। कॉट थीटा जो होता है ना वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, यानी कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। अगर मुझे tan पता है तो tan जीरो क्या है, tan जीरो इज जीरो। तो फिर कॉट जीरो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी ये जीरो अपॉन वन है तो हो जाएगा 1 अपॉन जीरो। एंड अगेन एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी कॉट जीरो जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 30 क्या होगा भाई, कॉट 30 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, यानी कि 1 अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल, यानी कि रूट थ्री हो जाएगा। सो इजी, राइट। मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कॉट होता क्या है। तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan थीटा। तो tan थीटा, अगर tan 30 अगर 1 अपॉन रूट थ्री है तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल नहीं, रूट थ्री हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए tan 45 होता है 1 वन, मतलब क्या 1 अपॉन वन। कॉट 45 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 अपॉन वन ही होगा, यानी कि इनडायरेक्टली 1 होगा। इज दिस क्लियर। उसी तरीके से tan 60 होता है रूट थ्री, तो कॉट 60 क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन रूट थ्री। इज दिस क्लियर। और कॉट 90 क्या हो जाएगा भाई, कॉट 90 विल बी जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है सेक, राइट। तो सेक जीरो अगर मुझे कोई बोल रहा है तो सेक जीरो इज नथिंग बट कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये कॉस क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1, यानी 1 अपॉन वन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऑल्सो 1 अपॉन वन ही होएगा। उसी तरीके से सेक 30 क्या होएगा, सेक 30 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30। कॉस 30 है रूट थ्री अपॉन टू, तो सेक 30 विल बी 2 अपॉन रूट थ्री। इज दिस क्लियर। सेक 45 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45। कॉस 45 होता है 1 अपॉन रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन वन, यानी कि रूट टू। इज दिस क्लियर फ्रेंड। अब देखिए सेक 60 क्या हो जाएगा, सेक 60 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60। कॉस 60 होता है 1 अपॉन टू, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 अपॉन वन, यानी कि 2। सिमिलरली सेक 90 क्या होगा, सेक 90 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 90, यानी कि ये 0 अपॉन वन, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, यानी कि दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड। उसके बाद लास्ट क्या बचता है, कोसेक, राइट। तो कोसेक जीरो क्या होगा, कोसेक जीरो विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन जीरो। तो साइन जीरो होता है 0 अपॉन वन, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, यानी कि नॉट डिफाइंड। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स। कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक 30 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। तो साइन 30 1 अपॉन टू है, तो हो जाएगा 2 अपॉन वन, यानी कि 2 हो जाएगा। इज दिस क्लियर। सिमिलरली कोसेक 45 क्या होगा,
cosec 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 45, तो sin 45 1 अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू अपॉन वन, यानी कि रूट टू। इज दिस क्लियर? cosec 60 क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, रूट थ्री अपॉन टू, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। इज दिस क्लियर? और cosec 90 क्या होगा? cosec 90 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ sin 90, sin 90 इज वन अपॉन वन, सो cosec 90 विल ऑल्सो बी वन अपॉन वन, यानी कि वन। तो ये क्या है, मैंने एक बस एक आपको रिवीजन करा दिया। इज दिस क्लियर? लेकिन ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज विच इज 9.1। बट फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट होता है, जिसमें से कि ये पहला क्वेश्चन है, राइट? देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of the vertical pole to the ground। इसका फिगर तो ऑलरेडी इन लोगों ने ड्रॉ कर रखा है, बट कभी-कभी फिगर नहीं भी दे सकता है आपको, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, ये जो AB है ना, ये AB, AB इज़ रिप्रेजेंटिंग द पोल, ठीक है? AB इज़ द पोल, और ये जो रोप है, रोप, ठीक है? रोप इज़ एक एंड जो है वो पोल के टॉप पे है, और रोप का दूसरा एंड जो है, वो ग्राउंड से ऐसे टाइटली मतलब बाँधा हुआ है। इज़ दिस क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज़, और रोप का लेंथ भी दिया हुआ है विच इज़ 20 मीटर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हमें ये AB का लेंथ फाइंड करना है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्रीज। सी, एंगल मेड बाय दिस रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये रोप कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्रीज। तो ये भी आपको दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और इस फिगर में हाइट ऑफ द पोल क्या है? ये B है। तो यहाँ पर हम कैसे करें? देखिए, अभी हमें यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हमने पढ़ा, कौन-सा? एक पढ़ा ओ, एक पढ़ा आ, और एक पढ़ा ओआ, राइट? ये एक तरीका पढ़ा, और दूसरा तरीका क्या पढ़ा था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। अब देखो, ये 3 रेशियोज़ में से कौन-सा हमें यूज़ करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा बाय अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और डेटा व्हिच इज़ गिवन टू अस। तो देखिए, अब ये पता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टैन होता है। इज़ दिस क्लियर? तो देखिए, हमें ये फाइंड करना है AB। अगर आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल के रेस्पेक्ट में, ये जो साइड है, ये क्या है? ये या तो परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, या तो ये परपेंडिकुलर है, या तो फिर ये क्या है? ऑपोजिट है। या तो ये परपेंडिकुलर है, या तो फिर ऑपोजिट है, जो जैसी आपकी इच्छा। या तो इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करो, या तो ऑपोजिट कंसीडर करो, ठीक है? तो देखिए, और दूसरा जो साइड है, हमें क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। सी, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ये हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज क्या है? या तो फिर ये है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? नहीं तो फिर पोल अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो फिर आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। और ये क्या है बेसिकली? ये है साइन, इजंट इट? और ये क्या है? ये भी है साइन। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको, कि कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें ये साइन का रेशियो लगाना है, ठीक है? तो हाउ टू स्टार्ट? हमें लिखना है कि कौन सा ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल विच वी आर कंसिडरिंग, साइन थीटा, देखो साइन लगाना है ना हमें, अभी डिसाइड किया कैसे, ठीक है ना? साइन थीटा इज व्हाट? या तो आप लिखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या लिखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो मैं फिलहाल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ, क्योंकि ये साइड हमें चाहिए और ये साइड हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो साइन 30, सॉरी साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा? 30 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, यानी कि ए बी इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, राइट? तो परपेंडिकुलर से मैंने ए बी लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज इज ए सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो साइन 30 क्या होता है भाई? उसका वैल्यू लिख दो। साइन 30 अभी हमने डिस्कस किया, पता भी होना चाहिए। साइन 30 इज वन अपॉन टू, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी, हमें फाइंड करना है, तो आप वहाँ पे ए बी लिख दो। और ए सी हमें दिया हुआ है कितना? 20, ए सी गिवन टू एस इज 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दो। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अ, कैसे आगे बढ़े? ये देखिए, ये आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 AB, सो 2 AB इज इक्वल टू हाउ मच? 20 इंटू वन, मतलब 20 इंटू वन क्या होता है? 20 होता है। तो ए बी क्या मिल जाएगा हमें? Therefore, AB will be how much? AB will be 20
डिवाइडेड बाई 2। ए बी क्या मिला हमें? सो ए बी इज इक्वल टू 2 वन ज़ा एंड 2 10 ज़ा, राइट? तो हमें ए बी क्या मिला? 10 मिला। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? देखो कितना आसान है। ए बी जो है मिला वो मिला 10 मीटर्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड ए बी। सो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर चाहो तो आप लिख दो, हाइट ऑफ द पोल इज हाउ मच? हाइट ऑफ द पोल इज 10 meters। इज दिस क्लियर? तो हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बट फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें आसान हो रही हैं, देन प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिखा है? क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। मतलब एक ट्री था जो कि आंधी तूफान आने के पहले तो ठीक था, बट आंधी तूफान के बाद क्या हो गया? वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो चैप्टर है इसमें फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने फिगर प्रॉपर ड्रॉ कर लिया तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले, ठीक है, और जो नहीं ड्रॉ कर पाया तो फिर वो प्रॉब्लम में फंसने वाला है। इसलिए बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्या है? A tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30-degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches the ground is 8 meter. So find the height of the tree. तो इसको देखिए, पहले मैं एक जनरल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कि ये जो है आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये है पेड़, ठीक है। दिस वाज अ ट्री, दिस वाज अ ट्री, राइट? पहले ये पेड़ था। अब ये क्या है? आंधी तूफान आने के पहले का सीन है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आंधी तूफान आया, राइट, और ये पेड़ जो है ना, ये जड़ से तो नहीं गिरा है, बट इट्स नॉट ब्रोकन फ्रॉम द रूट। ओके, ये बीच में कोई पार्ट से, लेट से यहाँ से ये वाले पार्ट से ब्रेक हो गया, बट आंधी तूफान की वजह से ये पार्ट, मतलब इस पार्ट से ब्रेक हो गया। तो क्या होगा भाई? अगर ये ब्रेक हो गया यहाँ से, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होगा? वो यहाँ से ऐसे गिर जाएगा नीचे, लाइक दिस, इजंट इट? ये पार्ट ऐसे गिर जाएगा। टॉप पार्ट था जो पहले यहाँ पे था, लाइक ये पहले यहाँ पे था, लेकिन आंधी तूफान आने के बाद ये टूट गया और ये ऐसे नीचे गिर गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहले क्या था ना, सी पहले जो हाइट ऑफ द ट्री था वो ये पूरा था। मान लीजिए ये एक्स है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी, और टॉप ऑफ द ट्री को मैं कर देता हूँ सी, ठीक है। एक्चुअली पहले बिफोर इट ब्रोक, हाइट ऑफ द ट्री वाज ए बी प्लस बी सी, राइट? और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट को मैं दे रहा हूँ डी। इट इज क्लियर? नाउ द हाइट ऑफ द, मतलब कि इन दिस क्वेश्चन, दिस ए बी प्लस बी सी जो है ना इज नथिंग बट ए बी प्लस बी डी। क्योंकि बी सी जो है ना, बी सी इज नथिंग बट द बी डी, क्योंकि यही वाला पार्ट, यही हिस्सा जो है ना वो टूट कर यहाँ पे गिरा है। इज दिस क्लियर? अगर इसको मैं एक नॉर्मल फिगर ड्रॉ करूँ तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये ग्राउंड हो गया, ये आपका हो गया ये वाला पार्ट विच इज ए बी, और ये जो है आपका टूट कर इसका जो टॉप पार्ट है यहाँ पे गिर गया। ये क्या था? आपका रूट पार्ट था, राइट? तो ये जो पार्ट है आपका हो गया ए, ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका हो गया बी, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आपका हो गया डी। इज दिस क्लियर? तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन एज आई डिस्कस राइट नाउ, लेट्स से कि मान लीजिए ये एक्स था, ठीक है, और ये वाई था, राइट? तो ये जो लेंथ है ना बीसी, यही तो टूट कर यहाँ पे गिरा है ना। इट इज नथिंग बट, अगर ये वाई है तो फिर ये भी वाई है। तो हाइट ऑफ द ट्री इज हाउ मच? एक्चुअली ए बी प्लस बी डी। वही काम हमें यहाँ पे करना है, ए बी प्लस बी डी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये जो टॉप पार्ट है ना, टॉप पार्ट, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। ये आपका 30 है। आई होप दिस इज क्लियर? ये 30 डिग्रीज हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8। दिस इज द फुट ऑफ द ट्री एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द टॉप इज टचिंग द ग्राउंड। ये पेड़ का जड़ है, और ये जो पॉइंट है ना, ये है जहां पर टॉप ऑफ द ट्री इज टचिंग द ग्राउंड। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 8 मीटर्स। यानी कि हमें AD इज गिवन हाउ मच? 8 meters. I hope this is clear, friends. तो find the height of the tree. तो height of the tree के लिए मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? Height of the tree, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, height of the tree is actually this plus this, यानी कि height is AB प्लस BD। यानी हमें AB भी फाइंड करना पड़ेगा और हमें
BD भी फाइंड करना पड़ेगा। सो दिस इज अ ट्राइंगल विच वी आर गोइंग टू कंसीडर। कौन सा? AB, इन विच आई हैव टू फाइंड AB आल्सो एंड आई हैव टू फाइंड BD आल्सो। तो देखिए, अगर मैं AB की बात करूं, अगर मैं AB की बात करूं और इस एंगल का रेस्पेक्ट में बात करूं, देखो अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ ये सब चीज, लेकिन बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, राइट? जैसे क्या था ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? या फिर ओह आह ओ आह, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये क्या था? साइन के लिए था, ये था कॉस के लिए, और ये था टैन के लिए। आई होप दिस क्लियर। तो देखिए, ये ट्राइंगल में ये एंगल मुझे दिया हुआ है, इस एंगल का रिस्पेक्ट में मुझे क्या पता है, सॉरी क्या नहीं पता है, मुझे ऑपोजिट नहीं पता है। या फिर आप यूं कह सकते हो, मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता है। या तो ऑपोजिट नहीं पता है, या तो आप परपेंडिकुलर। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कोई एक ही चीज लिखना है, ठीक है ना? या तो परपेंडिकुलर नहीं पता है, या तो ऑपोजिट नहीं पता है। और क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है या तो बेस दिया हुआ है, राइट? और नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट भी बोलते हैं। तो कौन सा रिलेशन यूज करूं मैं? देखो, ई और ए के रेस्पेक्ट में मुझे ये यूज करना है, सॉरी, बी और बी के, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में मुझे ये रिलेशन यूज करना है, राइट? और नहीं तो ओ ऑपोजिट और एडजेसेंट के रिलेशन में मुझे ये रेशियो यूज करना है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है tan। सो दिस इज नथिंग बट tan। आई होप दिस क्लियर। ये tan थीटा है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? क्योंकि मुझे पहले ये साइड फाइंड करनी थी, राइट? तो पहले स्टार्ट कैसे करूंगा मैं? इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, क्या लिखा है? tan। tan हम यूज करना है, देखो अभी डिसाइड किया tan यूज करना है। tan 30, tan थीटा लिख दो पहले। tan थीटा इज ये साइड मतलब परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट, यानी कि AB, राइट? अपॉन एडजेसेंट बोलो या फिर बेस बोलो, यानी कि AD। आई होप दिस इज क्लियर। tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? tan 30 है। तो आप लिख दो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू AB, को हमें फाइंड ही करनी है, तो आप उसको AB लिखो। अपॉन AD हमें दिया हुआ है 8 मीटर्स, तो उसको आप 8 लिख दो। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8, राइट? अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस इंटू दिस यानी कि दिस इंटू दिस यानी कि √3 AB, √3 इंटू AB इज इक्वल टू 8 into 1 यानी कि 8। इट इज क्लियर फ्रेंड्स। तो AB क्या मिल रहा है हमें? AB जो हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 8 डिवाइडेड बाई √3, 8 डिवाइडेड बाई √3। देखो क्या है ना, कि फिलहाल इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन नहीं है। फाइनल तो हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट, ठीक है ना? तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, हम आगे देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आप चाहो तो मीटर्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए, अब दूसरा चीज हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, उसी ट्रायंगल में। ये देखिए, ये तो हमें मिल गया AB, AB तो मिल गया ना हमें, AB। नाउ सिंस वी हैव गॉट AB, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग BD। हमें BD चाहिए, BD। तो देखिए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, या फिर ये एक तो हमारा 90 है, बताइए पेड़ हमेशा हमेशा मतलब वी आर कंसिडरिंग कि वो पेड़ जो है परपेंडिकुलर है विद द ग्राउंड। इट इज क्लियर। तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूज है, isn't it? तो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, isn't it? बिकॉज BD हमें फाइंड करना है ना हाइट के लिए, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। और एक और चीज हमें क्या दिया हुआ है? AD एडजेसेंट इज गिवन टू अस। ओके, अब ये एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? एच है, isn't it? हाइपोटेन्यूज इज एच ओनली। तो देखिए, ये रिलेशन कौन सा रेशियो यूज करें हम? देखो, एडजेसेंट ए और एच, ए और एच, ए एच, ए एच, पहले एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को रेसिप्रोकल लिखते हैं। ए एच यानी कि ये चीज, ए एच मतलब हो गया ये चीज। और नहीं तो बेस और हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में बी एच, क्या? बी एच, बी एच यानी कि ये वाला। तो जिस तरीके से भी आप करो, आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है, ठीक है ना? और ये कौन सा रेशियो होता है भाई? ये होता है कॉस थीटा। इट इज क्लियर। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। अगेन हम फिर से लिखेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल ABD हमने लिख दिया। अब आप लिखो, कौन सा यूज करने वाले हैं? देखो भाई, ध्यान इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। कब टैन यूज करना है, कब कॉस यूज करना है, कब साइन यूज करना है। अभी जो जो चीजें हमें दी हुई हैं और जो हमें फाइंड करनी है, तो हमने डिसाइड किया कि हमें कॉस थीटा यूज करना है।
तो कॉस थीटा पहले आप लिख दो, कॉस थीटा विल बी हाउ मच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, या फिर ऐसे cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन आल्सो इट इज एडी अपॉन बीडी। किसी भी तरीके से करो आपको वही रिजल्ट आएगा। और cos थीटा मतलब क्या है, cos 30 डिग्रीज, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू एडी, हमें पता है दिया हुआ है 8, ये देखो एडी 8 दिया है, और बीडी तो हमें फाइंड करना है, तो अपॉन बीडी आप वैसे ही लिख दो। इज दिस क्लियर? अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, cos 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, cos 30 इज √3 अपॉन 2, cos 30 इज √3 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन BD। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 इंटू BD यानी कि √3 BD इज इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी कि 16, दिस इंटू दिस यानी कि √3 इंटू BD इज इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी 16। तो फिर हमें इससे BD क्या मिलेगा, देयरफॉर BD क्या मिला हमें, BD हमें मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय √3, 16 डिवाइडेड बाय √3। इज दिस क्लियर? ये मीटर्स मिला। तो ये दोनों चीज फाइंड कर लिया हमने क्या, एक तो हमने ए बी फाइंड कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली हाइट फाइंड करना था ना, हाइट वाज दिस प्लस दिस, ठीक है, ए बी प्लस बी डी, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाट इज ए बी, एंड वी आल्सो हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज बी डी। अब कुछ नहीं करना है हमें, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। अल्टीमेटली हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, सो अल्टीमेटली हाइट ऑफ द ट्री, हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डी, सॉरी ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ए बी कितना है, 8/√3 है, तो आप लिख दो 8/√3, इज दिस क्लियर? प्लस बी डी कितना है, 16/√3, तो 16/√3 ले लो आप, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, या तो कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में 1/√3 यहाँ भी है, 1/√3 यहाँ भी है, राइट। 16/√3 का मतलब क्या है, 16 इंटू 1/√3, एंड 8/√3 का मतलब क्या है, 8 इंटू 1/√3, तो 1/3 में कॉमन ले सकता हूँ, या फिर ऐसे कर दो कि आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, एलसीएम विल बी √3। तो फिर ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और प्लस यहाँ भी इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, तो प्लस 16। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज नथिंग बट 8 प्लस 16 क्या होता है भाई, ये होता है 24, ठीक है, अपॉन √3। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि डिनोमिनेटर में जब भी रूट रहे ना, तो उसको कोशिश करो रैशनलाइज करने का, ठीक है। तो ये जो अपना 24/√3 जो है ना, तो 24/√3 को क्या कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइज कर रहा हूँ। आई एम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे भी डिनोमिनेटर को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ऊपर न्यूमिनेटर को भी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इज दिस क्लियर? तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 24√3, 24√3, इज दिस क्लियर? और नीचे क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 8 जा, इज दिस क्लियर? तो क्या होगा हमारा, देखो डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया है क्या, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट जो मिला हमें क्या मिला, देयरफॉर हाइट इज नथिंग बट 8√3 meters, 8√3 meters। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? आप चाहो तो इसको √3 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कि √3 इज 1.732, तो 8 इंटू 1.732, 8 इंटू 1.732, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या है। अगर आपके बुक में ये आंसर है तो फिर इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा, अब वो तो आप कर ही सकते हो ना, दैट विल बी योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये नया चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बट हाँ, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो काइंडली अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।